तो एम्पियर सर्किटल लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसके भी बड़े चांसेस है पेपर में आने के। इसमें मैंने कल आपको बताया था कि जब हम करंट वायर में से पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सही बात है। और फिर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एक वायट-सावर्स लॉ लगाया था, है ना। और उसके अलावा हमने उसी वायर की स्टेट जब उसको ले लिया हमने तो उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फिर से निकाली, B = म्यू नॉट I अपॉन 2πr, है ना। फिर हमने एक सर्कुलर कॉइल ली, उसका भी देखा हमने कि उसका भी करंट उसके भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ भी यही बोलता है। एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है इस तरह से करंट चल रहा है ना। एक तो कल आपको मैंने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल होता है। राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इस तरह से इसके आसपास ऐसे। अब ना दूसरी तरह से भी ट्रू है, मतलब अगर करंट सर्कुलर चल रहा है, ठीक है, अगर करंट सर्कुलर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा हो उसमें से, तो इस तरह से लेंगे आप तो थंब अपवर्ड आ रहा है ना आपका बाहर की तरफ को। अगर करंट उस तरफ को चल रहा है ऐसे तो थंब इनवर्ड आ रहा है, तो जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बात। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस लॉ से निकाली जा सकती है, राइट हैंड थंब लॉ से, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि अगर आप B.dl करें, B.dl का मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, है ना। dl लिखा हो तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आपको याद हो गॉस लॉ याद है आपको, गॉस थ्योरम बोलती है E.ds, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। जब ds लिखा होगा तो सरफेस इंटीग्रल, जब dl लिखा होगा तो लाइन इंटीग्रल, अगर dv लिखा होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो क्लोज ये ऐसे लगाया, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ऐसे लगाया तो क्लोज्ड अगर E लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज्ड surface integral of electric field is 1/epsilon times the total charge। ये है गॉस थ्योरम, ठीक है। इसी की तरह की ये एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि अगर B.dl मैंने जैसे कि बताया करंट चल रहा है तो उसमें से उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये लॉ बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, समझ रहे बात है। म्यू नॉट टाइम्स द करंट, क्योंकि करंट चल रहा है ना तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। दूसरा आपने एक और बात याद रखनी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो हमारा कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो हमारा कांस्टेंट है म्यू नॉट। इसीलिए जब आपको मैं बता रहा था कि E.ds तो वो था 1/epsilon टोटल चार्ज, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, ठीक है। करंट एंड चार्ज आर रिलेटेड टर्म्स, समझ रहे ना बात। जब चार्ज फ्लो करता है उन्हें तो करंट बन जाता है, ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं है समझ? अच्छा तो आप उधर हो जाओ, पिछले बेंच पे देखो, चुप हो। अब ठीक है, तो B.dl यानी कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट इज द कांस्टेंट। कल बताया था मैंने आपको कि म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷, ठीक है। तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, जो भी करंट उसमें से चल रहा है, चाहे वो करंट ऐसे वायर में से चल रहा है या फिर वो सर्कुलर चल रहा है, ठीक है बात। तो जिस तरह से भी करंट दे रखा है, करंट में बताया आपको स्ट्रेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, तो जिस तरह से दे रखा हो उस हिसाब से करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। फिर इसकी हम डेरिवेशन करेंगे अब, ठीक है बात। तो स्टेटमेंट्स तो आपने खुद देख लेनी है बुक में, जैसे आपको दी होगी या आपने पढ़ी भी होगी इसमें अपने नोट्स वगैरह में। तो मैं अब ये डायग्राम बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको।
इसका सेंटर है मान लो, और इस तरह से हमारे पास रेडियस आर। तो हमें पता है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर magnetic field due to straight current conductor B is equal to mu naught upon 4 pi 2I upon R। सही बात है ना, ऐसे ही बताया ना मैंने आपको कल, ये आर्टिकल ड्राइव किया था हमने, है ना। B is equal to mu naught 2 pi, ऐसे 2 से काट देंगे 2 pi आ जाएगा, पर ये क्योंकि ये कांस्टेंट कंप्लीट होता है इसलिए हम इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है बात। अब इसमें लाइन इंटीग्रल ले लेंगे दोनों तरफ से। अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लग रहा है, B डॉट dl इज इक्वल टू B dl cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ये करंट है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो जो लाइन एलिमेंट है, जैसे dl लाइन एलिमेंट ले लिया मैंने AB, तो इसी लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन में AB ले लो या mn ले लेते हैं, BM मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। सही बात है, B और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब B dl cos थीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ B dl cos 0, ठीक है। ये पता लगे ना 0 क्यों आया, मैंने बताया ना आपको, ऐसे थंब है ना, ऐसे लगेगी मैग्नेटिक फील्ड S जा रही है ऐसे, ठीक है। तो dl भी ऐसे ही है, तो dl और B दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए एंगल क्या हो गया 0, ठीक है बात। अच्छा, तो टोटल निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या टोटल की जगह से लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मैंने इस तरह इंटीग्रेट कर दिया, B डॉट dl, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट है, dl भी वेक्टर लेगा और B भी वेक्टर लेगा, ये बन गया B dl cos 0 1 होता है, तो B की वैल्यू आपके पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I ओवर R इनटू dl, ठीक है कोमल। अब देखो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, और dl जो है वो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर से 2 पाई R सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इस बार मैंने R ही लिया रेडियस, देखो ये कट गया, 2 से एक बार 2, फिर ये 2 पाई से पाई, R से R, आपका आ गया म्यू नॉट, ठीक है बात। तो ये बन गया हमारे पास B डॉट dl इज इक्वल टू, ठीक है, आ गया एम्पियर्स सर्किटरी लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉ है ये, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं इसके।